गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और ये टॉपिक एक वीडियो ही में पूरा थ्योरी तो कवर कर ही दूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल सेक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, बस आप ध्यान से चीज़ों को समझते रहिएगा। अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन अच्छे से आ गई तो निश्चित तौर पे आपको वेव में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे मेरे स्टूडेंट के मैं ये चैप्टर बना रहा हूँ। ठीक है, तो आइए मिल के पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनीशन के अंदर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अब कुछ एक एग्जांपल के थ्रू कोई कंसेप्ट समझाऊँ, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता क्या है, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे जाते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं। ठीक है, टू एंड फ्रो फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले उसकी एनालिसिस कर लेते हैं, फिर डेफिनीशन पे आएंगे और देखेंगे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए किसी भी मोशन को सिंपल हार्मोनिक कहने के लिए। ठीक है, तो मान लेते कोई पार्टिकल हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन इसे करना है तो इसको पहले इधर जाना होगा, फिर इधर से इधर इसको आना होगा, फिर इधर आना होगा, फिर इधर से इधर इसको जाना होगा। इसको ऐसे ऐसे करना होगा, अपने पोजीशन से टू एंड फ्रो करना होगा। ठीक है, अब आइए इसकी एनालिसिस करते हैं कि अगर इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, अब फिर रिटर्न होना है, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, खुद सोचिए। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से चल रहा है और यहाँ पर जाके रुक रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाते समय उसकी रफ्तार कम हो रही होगी। अच्छा, रफ्तार कम कब होती है? रफ्तार कम कब होती है? बच्चे काइनेमेटिक्स पढ़े हैं तो उनको मालूम होगा कब होती है रफ्तार कम। आइए एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किए तो ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे की तरफ। यही पार्टिकल अगर ऊपर से ड्रॉप किया गया तो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अब सोचिए ये पार्टिकल जब ऊपर प्रोजेक्ट किया गया तो कोई एक पॉइंट पर जाकर ये रुक जाएगा। ऐसा रुकता क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन होता है एंटी पैरेलल होता है, उल्टा होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो, इसका मतलब कि स्पीड बढ़ रही है। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, इसका मतलब स्पीड घट रही है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर इसी को मैं घुमा के पूछता कि ए एक्सेलरेशन दिया किसी पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ए बराबर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं कहता है किसमें बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, किसमें बॉडी रिटार्डेट कर रही है, आप बताइए। तो मुझे मालूम है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि इसमें सर एक्सेलरेट कर रही है, इसमें रिटार्डेट कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्सेलरेशन का लेना देना प्लस माइनस से है ही नहीं। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में हम प्लस माइनस को किस पर्पज़ में यूज़ करते हैं? डायरेक्शन के लिए। सिंपल सी बात। हम तब तक नहीं कह सकते किसी बॉडी को कि वो एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं कर रही है जब तक हमको वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन नहीं मालूम। ठीक है, आप इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। आप जब भी मान लीजिए कोई मोटर बाइक वगैरह चला रहे हैं तो आप कहते हैं कि एक्सेलेटर ले रहे हैं। एक्सेलेटर का मतलब क्या कर रहे हैं? आप स्पीड अप हो रहे हैं, यानी आप और एक्सेलेटर डाउन करते हैं मतलब स्पीड डाउन होता है, मतलब आप एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ती है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में। इस वाले केस में देखिए ग्रेविटी नीचे लग रही है, यहाँ पर भी ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो अगर नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लें, यहाँ भी नेगेटिव लें, तो नेगेटिव से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस केस में बॉडी नीचे से जब ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड कम हो रही है, और बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही है तो स्पीड बढ़ रही है, और दोनों केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है।
तो एक जनरल मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के अंदर, बिल्कुल ही इसको दिमाग से निकाल देना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव का मतलब एक्सेलरेटेड या रिटार्डेटेड मोशन होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आपको याद क्या रखना है कि एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी का रिलेशन कैसा है, उसी के डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड घटेगी, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ समझते हैं। अगर किसी इस पार्टिकल को यहाँ से जाके यहाँ पे रुकना है तो एक तो चीज़ क्लियर है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, पीछे की तरफ। इतना तो आप समझ गए होंगे कि अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पीछे की तरफ होनी चाहिए, तभी जाके इसकी स्पीड धीरे 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 कम होते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगी, फाइनली रुक जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तभी ये कंडीशन है कि पीछे की तरफ आ पाएगा। तो ये आप यहाँ से समझ गए होंगे। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आउट ऑफ फेज हो, मतलब एंटी पैरेलल हो, 180 डिग्री का उसमें डिफरेंस हो, ठीक है, तो वो रिटार्डेट करेगी। तो ये कंडीशन। अच्छा, यहाँ से पार्टिकल को फिर इधर की तरफ आना है और यहाँ ही तक नहीं आना है, आगे भी जाना है। इसका मतलब उसकी स्पीड अप होनी चाहिए, यानी इधर से इधर आते समय वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इधर होगा और एक्सेलरेशन का भी इधर ही डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन अभी भी है, तो एक्सेलरेशन है तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, यहाँ पर आएगी फिर इधर की तरफ बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पर आके फिर इसको रुक जाना है। इसका मतलब कि कहीं पर तो ऐसा होगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फिर अंतर आ गया होगा, तो यहाँ पर पार्टिकल को इधर आना है, मतलब वेलोसिटी इधर होगी ही होगी, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर किधर होगा, इधर की तरफ, तभी जाके ये यहाँ पे रुक सकता है, ठीक है। फिर अगर इसको यहाँ से यहाँ तक आना है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी और एक्सेलरेशन तो इधर है ही, ठीक है, तभी आगे की तरफ चलेगा। इतनी चीज़ क्लियर हुई? बहुत आराम से देखिएगा, बिल्कुल पैनिक होके नहीं पढ़ना है, चीज़ों को समझिए। यहाँ से पार्टिकल को यहाँ तक जाना था, ठीक है, जाना है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जाके रुकना भी है, रुकने का काम है, मतलब स्पीड स्लो हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर बन गया है, पहला फेज था ये, फर्स्ट फेज। अब पार्टिकल को यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ से यहाँ आके रुकना भी है, तो सेकेंड फेज में क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पे तो स्पीड 0 हो गई, अब यहाँ से इधर आना है, इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो वो तभी बढ़ सकती है जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो। ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, तो ये स्पीड अप हो रही है, स्पीड अप हो रही है, स्पीड अप हो रही है, स्पीड अप हो रही है। यहाँ के बाद फिर इसकी स्पीड को डिक्रीज होना है, तो एक्सेलरेशन को इधर लगना पड़ेगा, मतलब इधर फोर्स लग रहा होगा कोई, ठीक है। तो यहाँ तक, यहाँ पे फिर जब ये आउट ऑफ फेज हो गया थर्ड पार्ट में, तो स्पीड घटते घटते यहाँ पे 0 हो जाएगी, फिर यहाँ से बढ़ते 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 बढ़ेगी, फिर आगे तक जाएगी। इतनी चीज़ क्लियर है? मतलब अगर मैं इस मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, ध्यान से देखिए, इधर का मोशन और इधर का मोशन, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे पार्टिकल जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर यहाँ पे ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस पार्ट में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा एक ही तरफ है। एक पार्ट के लिए मैं कह रहा हूँ, इस पार्ट के लिए केवल, जाते समय भी एक्सेलरेशन इधर है, आते समय भी एक्सेलरेशन इधर है, लेकिन वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था इसमें, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था। इस फेज के लिए भी देखेंगे तो एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, लेकिन वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। इतनी चीज़ क्लियर है ना। मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, किसी एक पार्ट के लिए क्लियर है, ठीक है। एक्सेलरेशन not changes its direction but velocity changes, ठीक है ना। वेलोसिटी तो बदलेगी ही, मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक पार्ट के लिए कह रहा हूँ, बस इस पार्ट के लिए, इतना ही के लिए, ठीक है ना। इधर भी एक्सेलरेशन इधर है, इधर भी। चलिए अब क्या करना है, इसके आगे थोड़ा सा आ जाता है, मैं रब कर लेता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि पार्टिकल यहाँ था, कुछ देर में यहाँ पर आ गया,
ठीक है, एक्स इधर आ गया, और अभी आप देखें कि एक्सेलरेशन किधर है, इधर की तरफ। एक्सेलरेशन इधर होने का मतलब क्या है कि इसकी क्या होगी, स्पीड घट रही होगी, ये तो आप सीख चुके हैं। एक्सेलरेशन इधर होने का मतलब ये भी है कि फोर्स इधर लग रहा होगा। पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस किधर किया है, इधर की तरफ, फोर्स लगेगा किधर, इधर की तरफ। तो यहाँ से एक चीज़ तो हम रिलेशन में निकाल सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। ध्यान से इसको समझिए, एक्स नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? एक्स पॉजिटिव में डिस्प्लेस किए हैं तो फोर्स नेगेटिव में लग रहा है। अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूँ तो एक्स को मैं कहूँ कि पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर में डिस्प्लेस हुआ, तो फोर्स का डायरेक्शन देखिए इधर की तरफ है। तो एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव। ऐसा रिलेशन होना चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तभी वो पार्टिकल ऑसिलेट कर पाएगा या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर पाएगा। तो क्या मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर? क्या ये सही है? देखते हैं। एक्स पॉजिटिव रखा तो फोर्स नेगेटिव है, ठीक है। एक्स नेगेटिव रखेंगे तब भी फोर्स नेगेटिव आएगा, तब तो सेकंड केस के लिए गलत हो जाएगा। मतलब हम स्क्वायर तो नहीं रख सकते। अच्छा, क्यूब रख सकते हैं क्या? तो रख के देखते हैं। अगर एक्स पॉजिटिव रख रहे हैं तो फोर्स नेगेटिव आ रहा है, और एक्स नेगेटिव रखेंगे तो फोर्स पॉजिटिव आएगा। मतलब चलो ये तो सही है, ये भी सही है। अच्छा, अब एक्स पॉजिटिव रखेंगे तो फोर्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव तब भी फोर्स नेगेटिव, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर ले रहे हैं कि एक चीज़ तो तय है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन होगा वो कुछ ऑड फंक्शन में होगा। माइनस ऑफ एक्स टू द पावर 2n+1 ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए, ये चीज़ तो हमें दिख गई, ठीक है। तो दिख गई, इसका मतलब क्या कि जब भी ऐसी कंडीशन होगा तो पार्टिकल क्या करेगा, टू एंड फ्रो करेगा। तो क्या उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे? नहीं। अगर ऐसी कंडीशन है हमारी तो हम कहेंगे पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेशन है उसमें, ठीक है। ऑसिलेशन का ही सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप एक तरह से इसे कह सकते हैं। तो सबसे छोटा मोशन कैसा हो सकता है, सबसे सिंपल मोशन कैसा हो सकता है? सबसे सिंपल मोशन आप क्या देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। सबसे सिंपलेस्ट मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जो SHM होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें सिंपल का मतलब तो आप समझ गए। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक, जो बार बार रिपीट होता है। अब मोशन के बारे में आप जानते हैं। तो सबसे सिंपल मोशन कौन सा हो सकता है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है। और कैसे होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। मतलब कि हम ऐसी ये वाली कंडीशन ले सकते हैं कि ऐसे ऐसे पार्टिकल कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है? नहीं। ये जनरल इक्वेशन है किसका, ऑसिलेशन का। पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, मतलब ऑसिलेटरी मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, जब n बराबर, ये n लिखा हुआ है, n बराबर क्या रख दें, 0 रख दें। मतलब ये वाला मोस, ठीक है ना, when n = 0, तब ये जो ऑसिलेटरी मोशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है ना। जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स व्हेन वी पुट n = 0। अच्छा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा -kx, ठीक है। k क्या है, एक कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको पॉजिटिव रहना ही है, नहीं रहेगा तो फिर ये ऑसिलेशन का चर्चा ही हम लोग नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो इतनी कहानी समझ में आ गई कि अगर पार्टिकल को ऑसिलेट करना है तो उसका रिलेशन माइनस टाइम ऑफ एक्स हो सकता है, माइनस टाइम ऑफ x³ हो सकता है, माइनस टाइम ऑफ x⁵ हो सकता है। इन जनरल ऐसे हो सकता है। तो ये ऑसिलेशन के अंदर आ रहा है। ऑसिलेशन के अंदर SHM आता है। SHM इसी का सिंपलेस्ट केस है जब n की वैल्यू 0 रख दे, ठीक है। क्योंकि ऑसिलेशन हमारा ये भी है, ये भी ऑसिलेट कर रहा है। बहुत सारे फंक्शन है ऐसे, आगे आप जाके पढ़ेंगे।
ऐसे ही फंक्शन अगर बनते जा रहा है तो, ठीक है ना। ये भी पीरियोडिक है, ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या ये सिंपल है? नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा? ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो कर रहा है अपने मीन पोजीशन से, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन ही का वो पार्ट रहेगा, लेकिन अपने मीन पोजीशन से। अच्छा, मीन पोजीशन कौन सा पोजीशन है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मीन पोजीशन का मतलब ये नहीं होता है कि बीच का कोई पॉइंट, ठीक है ना, ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना। चलिए, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। F इक्वल टू -k। आराम से देखते रहिएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब लेक्चर बीत गया और कब हम सारी चीज़ें सीख ली, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो फोर्स का रिलेशन आया है वो क्या आया है? -kx, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँ तो फोर्स और x के बीच में ग्राफ भी बना सकता हूँ, ठीक है। कैसा होगा? तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ ऐसा होगा। ये पॉइंट क्या होता है? k इंटू ए होता है। ये a क्या होता है भाई? ये a क्या होता है? ठीक है, इस a के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, माइनस है, ठीक। ये क्या होता है? तो ये चलिए अभी जान लेते हैं। ये जो पार्टिकल जिस पॉइंट से चल रहा है और जहाँ पर रुक रहा है, ठीक है ना, वो मैक्सिमम दूरी जहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0, उसको ए कहते हैं। तो ए क्या है? हमारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड को कैसे डिफाइन किया गया? एम्पलीट्यूड को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द maximum displacement of particle from mean position, और कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो where velocity become 0, ठीक है। where velocity become 0। x की वो मैक्सिमम वैल्यू मीन पोजीशन पे जहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए, वो हमारा क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो क्लियर है, ए के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आइए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने फोर्स के बारे में जान लिया, तो फोर्स जान लिया तो अब तो चैप्टर ही ख़त्म अगर फोर्स जान लिया, ठीक है ना। क्योंकि फोर्स जान लिया तो एक्सेलरेशन जान लिया, एक्सेलरेशन जान लिया तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन आप अच्छे से जानते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट है तो ठीक है, काइनेमेटिक्स के तीनों नियम लग जाएंगे। अगर वेरिएबल है तो कैलकुलस फॉर्म लगेगा। उसके बाद तो ये फर्स्ट चैप्टर जैसा हो जाता है, इसीलिए चैप्टर बहुत ही ईजी होता है। आपको बस ध्यान से समझने की बात है। तो यहाँ पर फोर्स है तो हम एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं भाई? -kx वेक्टर अपॉन m। कोई डाउट? k बाई डिफ़ॉल्ट क्या है? पॉजिटिव है। m क्या है? पॉजिटिव है। यानी ये ओवरऑल वैल्यू क्या है हमारी? पॉजिटिव। तो हम इसको एक पॉजिटिव टर्म से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। अब कितने बच्चे कहेंगे सर पॉजिटिव टर्म से रिप्लेस करना था तो ओमेगा स्क्वायर क्यों लिए? कुछ और ले लेते। अब ले लीजिए, आपकी जो इच्छा करे आप ले सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। ओमेगा स्क्वायर ही क्यों लेते? क्योंकि जब मैं ये पढ़ा लूँगा तो फिर मैं इस चीज़ को रिप्लेस करूँगा सर्कुलर मोशन से, ठीक है ना। तो अभी ओमेगा जो आपके लिए कांस्टेंट है, वहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। समय के साथ धीरे धीरे अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए इसको ओमेगा लिया गया, ठीक है ना। एक्चुअली में तो हम लोग 11th-12th में ये जो पढ़ते हैं ये उल्टा पढ़ते हैं। इसका तो ओरिजिन कैलकुलस के थ्रू है। डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसका सॉल्यूशन जो आता है वो एक्चुअल सॉल्यूशन है। लेकिन हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ते हैं 12th तक, ठीक है ना। फर्स्ट ही ऑर्डर है, इसलिए ऐसे पढ़ना पड़ता है। बीएससी में आप जाएंगे तो बिल्कुल इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसका सॉल्यूशन आपको मालूम होगा, क्योंकि उस समय तक आप मैथ अच्छी खासी जान जाएंगे। चलिए,
तो ओमेगा स्क्वायर हमारा एक कांस्टेंट है, क्योंकि हमें मालूम है कि स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू बिकम पॉजिटिव। तो यहाँ से एक और डेटा लिख लेते हैं कि ओमेगा एक्चुअल में है क्या, √k/m। यूज होगा ये, जब यूज होगा तब की बात है, फिलहाल के लिए तो इतनी चीज़ है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में भी ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। जब फोर्स का ग्राफ वैसा है तो एक्सेलरेशन का भी ऐसा ही होगा, ω²a। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये -a था, माइनस ऑफ ω² है। ठीक है, अच्छा ध्यान देखिए, एक्सेलरेशन हमारा मैक्सिमम कहाँ पर है, एक्सट्रीम पॉइंट पे। एक्सेलरेशन हमारा मैक्सिमम कहाँ पे, ये सारी चीज़ें साथ ही साथ याद करते रहिए। ये हमारी एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम है। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है, कितना है, ω² है। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, तो ये तो लॉजिकली हम समझ रहे हैं कि यहाँ से इसको लौटना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0। एक्सेलरेशन यहाँ भी मैक्सिमम है, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है। एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे क्या है, 0। x = 0 पे क्या है, 0। x = 0 पे क्या है, 0। तो क्लियर है ना आपको, इतनी चीज़ें तो क्लियर है, बहुत आराम से सीख रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलिए आइए अब इससे आगे पढ़ते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस समझिएगा, ठीक है ना। पहले हम लोग एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे वो एग्जाम्पल किसका है, फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन लिखें, फोर्स का ग्राफ बनाएं डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ें। अब एक्सेलरेशन से हम क्या समझ सकते हैं, आइए एक्सेलरेशन से देखते हैं क्या हम लोग सीख पाते हैं। ठीक है, इस फिगर की बार बार ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इधर बना लेता हूँ, ठीक है ना। पार्टिकल कोई है, यहाँ से इधर की तरफ चल रहा है और इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है, यही पार्टिकल मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारी पॉइंट है ए और ए, और एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ 0 है, यहाँ पर भी मैक्सिमम है, ठीक है ना। मिनिमम नहीं कह सकते कि -ω² इज द मिनिमम वैल्यू, नहीं, माइनस किस पर्पज़ के लिए, डायरेक्शन के लिए, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए, तो एक्सेलरेशन क्या था भाई, एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला है -ω²x, तो बहुत अच्छी चीज़ मिल गई हमें। अगर हमें एक्सेलरेशन मालूम है, किसके फंक्शन में है ये, x के फंक्शन में, तो हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिफरेंस। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसा है, पहले तो ये आप देखिए, एक्सेलरेशन कैसा है, इसमें कांस्टेंट है कि वेरिएबल, वेरिएबल है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब हम काइनेमेटिक्स से इक्वेशन डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसका मतलब मुझे कैलकुलस फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगाना होगा काइनेमेटिक्स का। तो क्या करेंगे, हम तो जानते हैं dB/dt = क्या होता है, a, तो वो तो v का रिलेशन टाइम के साथ होता है, यहाँ पे तो a का रिलेशन x के साथ है। तो आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा, ध्यान अगर हो तो, a बराबर क्या होता है, dV/dt। a t के फंक्शन में है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे dV/dt को dx/dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए, तो ये dx/dt क्या हो जाएगा, हमारा v हो जाएगा। तो v dV/dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है ना। ये तो बच्चों को याद ही होना चाहिए, क्लियर है। तो अब देखिए, हमारा a x के फंक्शन में आ जाएगा, यहाँ से v x के फंक्शन में, a x के फंक्शन में हमारा दिया है, a को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v dV/dx। यहाँ पर क्या है, -ω²x, v dV = -ω²x × dx। अब इसे इंटीग्रेट कर दे, इसे इंटीग्रेट कर दे, लिमिट रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। तो जाहिर सी बात है, एक लिमिट वो रखनी चाहिए जो मुझे मालूम है, अदरवाइज दो वेरिएबल हो जाएंगे एक इक्वेशन में, ठीक है ना। तो हमें कहाँ की वेलोसिटी मालूम है, बताइए, कहाँ की, यहाँ की वेलोसिटी मालूम है, नहीं मालूम, ठीक है ना। कुछ होगी, ज़्यादा कम जो भी हो, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वेलोसिटी कितनी है। लेकिन यहाँ की वेलोसिटी मालूम है, हाँ सर, यहाँ की तो वेलोसिटी मालूम है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, हमारी 0 हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि हमको ये पोजीशन भी मालूम है, कहाँ है, a दूरी पे, क्लियर है। चलिए, तो हमारा काम ही बन गया। एट x = a पे वेलोसिटी क्या है, 0। एक नोन क्वांटिटी हमें मिल गई, इक्वेशन में वेरिएबल एक चाहिए हमें कि एट x
एट पर्टिकुलर एक्स व्हाट इज वेलोसिटी, ठीक है। तो हम कोई जनरल पॉइंट एक एक्स ले लेते हैं, वहाँ पे वेलोसिटी हमें नहीं मालूम है तो वी ले लेते हैं। क्लियर। वी डी वी का इंटीग्रेशन आप सबको मालूम होगा, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट वी, लोअर लिमिट 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर लेते हैं, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या हो गई ए टू एक्स, इस 2 से इस 2 को मैं बाहर लेके कटा सकता हूँ, तो अभी नहीं कटाते हैं क्योंकि अंदर ही मैंने रखा है। चलिए तो लिमिट रखते हैं, क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इस 2 से इस 2 को उड़ा सकते हैं, पक्का। चलिए यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने माइनस को अंदर भेज दिया, ठीक है। यानी v इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। x इक्वल टू ए रखते तो v क्या आना चाहिए, 0, ए रखते हैं क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 0, यानी ठीक है, इक्वेशन तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे कि पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन पढ़े तो उसका ग्राफ बनाए, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन पढ़े तो ग्राफ बनाए। अब हमने रिलेशन किसके बीच में पढ़ लिया है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो रिलेशन जब जान गए तो ग्राफ तो बनाने आना चाहिए। तो चलिए ग्राफ बनाने में क्या सोचना है, ठीक है। आइए, रिलेशन हमारा क्या है, ठीक है ना, मैं इस पार्ट पे आ जाता हूँ, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो वी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। एक्स वाले टर्म को इधर भेज लेते हैं, वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत इसमें, देखिए ध्यान से, कुछ गलतियाँ हो तो बताइएगा। वी स्क्वायर, इससे हम क्या ले सकते हैं, ओमेगा ए का होल स्क्वायर, इसको ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये बताइए, ऐसा रिलेशन आपने कहीं पढ़ा है क्या कभी, ठीक है। क्लास 11th में ऐसा रिलेशन आपने कोनिक सेक्शन में पढ़ा होगा। ये किसका इक्वेशन है, इलिप्स का। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर है। यानी अगर v और x के बीच में मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, इलिप्स का आना चाहिए। हाँ सर, ये तो बात समझ में आ रही है। यानी इलिप्स का इक्वेशन हमारा कुछ जो दिया है उसके हिसाब से ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन भावनाओं को समझिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ तक ये सही होता है। एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। ग्राफ किसके बीच में है, v और x के बीच में। एट एक्स इक्वल टू 0, x हमने यहाँ पे 0 रख दिया, तो 0 बाई समथिंग 0, देन v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर, यानी v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे ओमेगा ए आया, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस ओमेगा ए, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू ए रखेंगे तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, यानी एट एक्स इक्वल टू ए पर वेलोसिटी हमारी क्या है, 0। यहाँ पर भी ध्यान देंगे तो एट एक्स इक्वल टू ए पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं कोऑर्डिनेट के टर्म में कि आपको समझ में आएगा। क्लियर, ठीक है ना, दिख रहा है ना। अब इसकी एनालिसिस करते हैं।
एनालिसिस कैसे करेंगे? मुझको ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है या ऐसे ड्रॉ करना है, एरो का सारा खेल है। तो समझिएगा, अगर मैं, ठीक है ना, विजुलाइज करिएगा थोड़ा। ऐसा कंडीशन था ना हमारा, पार्टिकल इधर जा रहा था, इधर आ रहा था, फिर इधर जा रहा था, फिर इधर आ रहा था, ठीक है। तो इधर से मैं इधर जा रहा था तो वेलोसिटी घट रही थी। मैं जैसे जैसे एक्स में आगे बढ़ रहा हूँ, वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर देखिए, जब मैं नीचे आया, वापस लौटा, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हो गया। अभी तक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में था, घट रहा था, तो यहाँ से घटते 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 जीरो हो जाता है। डायरेक्शन इधर है, तो ये देखिए पॉजिटिव ही वैल्यू सारी आ रही है किसी भी एक्स के लिए। v हमारा क्या है? पॉजिटिव। जैसे ही यहाँ से पलटी मारा उसने, वेलोसिटी क्या हो गई? नेगेटिव। तो जैसे यहाँ से पलटी मारा, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो गया? नेगेटिव। मतलब जो हमने पढ़ा है ठीक पढ़ा है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अच्छा हाँ, तो मैंने तो एरो की बात कर रहा था। अगर ये एरो ऐसे ना हो के, ठीक है ना, ये तो क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज होता है, एरो ऐसे होता है, तो क्या दिक्कत होता? इसका मतलब कि मैं एक्स में नेगेटिव में आया, एक्स में नेगेटिव में आया, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, जो कि दिख रहा है। वेलोसिटी यहाँ पर कैसी है? नेगेटिव की तरफ आया तो नेगेटिव ही में जा रही, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाना सही नहीं, आपको इससे समझ में आ गया होगा। तो हमने v और x में रिलेशन निकाल लिया, ठीक है ना। अब v और x में रिलेशन निकाल लिया, तो इसको फर्दर और क्या करना है? कैलकुलस यूज़ करते जाना है, वहाँ से कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा ही। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। अभी हमने देखा है कि v बराबर क्या है हमारा? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। v हमें मालूम है, v मालूम है, तो हमें x भी मालूम हो सकता है। कैसे? dx बाई डी टी को v लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, इसके बाद क्या यूज़ कर लेना? कैलकुलस आना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। और फिर इंटीग्रेट करना है, लिमिट रखना है। लिमिट में ध्यान में आपको ये रखना है कि लिमिट रखते समय ऐसी वैल्यू रखनी है जो एक तो हमें मालूम है। तो यानी एट टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे है? ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे है? मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, एट टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पर है? जीरो पे, ओरिजिन पे। ओरिजिन रख देंगे तो हमको एक जनरल एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर ही एक्सप्रेशन मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर टी इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो रख दिया, इसका मतलब पार्टिकल हमेशा यहाँ से ऐसे जम कर रहा है, यानी हम एक ही टाइप के सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें तो जनरल एक्सप्रेशन लिखना है। मान लीजिए कि एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल यहाँ से चला, ये मैंने देखा, ठीक है। बाहर से कोई आया, वो देख रहा है कि पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ से चल रहा है, वो कुछ समय बाद आया, तो उसके लिए तो वो समय टी इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। कोई आया, वो यहाँ से देखा कि पार्टिकल यहाँ से इधर की तरफ आ रहा है, तो टी इक्वल टू जीरो पे ये हो गया। यानी टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मीन पोजीशन पे ही। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि एट टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल जहाँ पर भी है उसका लोकेशन मालूम है हमें, ये समझने वाली बात है। यानी एट टी इक्वल टू जीरो पे हम यहाँ पर एक्स नॉट लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक्स नॉट वो वैल्यू है जो कि नोन वैल्यू है, हमें मालूम है कि एट 2 सेंटीमीटर, एट 8 सेंटीमीटर, या फिर एम्पलीट्यूड जितनी है वहाँ पर पार्टिकल है, ये नोन वैल्यू। एट टी इक्वल टू टी पे पार्टिकल कहीं होगा जो हमें नहीं मालूम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये अननोन वैल्यू है, ये नोन वैल्यू है। उसी के लिए वो एग्जाम्पल में बताया, जिस समय भी ऑब्जर्वर देखा इसे वहीं टी इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। ये तो डिपेंड कर रहा है कौन कहाँ से उस मोशन को देख रहा है, ठीक है। चलिए तो अब इंटीग्रेट करते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो इसका इंटीग्रेशन देखिए, ये एक्चुअली में साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन है।
तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला ही होता है, अगर कैलकुलस आपने पढ़ा है तो ये फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन इतना होता है। एक्स नॉट एक्स इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट है तो डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट 0 से टी। क्लियर है? तो स्पेस नहीं है, चलिए लिमिट रखते हैं। लिमिट रखें तो हमें मिला साइन इनवर्स एक्स बाई ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए इक्वल टू ओमेगा टी माइनस 0, दैट इज ओमेगा टी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, एक्स नॉट वो पोजीशन है जो हम जानते हैं, मतलब नोन क्वांटिटी। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, कोई पार्टिकल ऐसे जम कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम दूरी, तो ये भी हम जानते हैं, मतलब ये दोनों वैल्यू हम जानते हैं, नोन क्वांटिटी, ठीक है ना। 3 4 5 10 ऐसे कुछ होगा, यानी साइन इनवर्स ऑफ समथिंग विच इज नोन इज एक्चुअली व्हाट, थीटा। ये अननोन क्वांटिटी तो है नहीं, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो आप क्या लिखोगे, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो इसी को लिखते हैं ना साइन इनवर्स 1/2 इज वॉट, तो ये थीटा ही हमारा क्या है 30 डिग्री। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 1 और 2 मैं जानता हूँ, अगर एक्स नॉट और ए जानता हूँ, इसका मतलब मैं थीटा जानता हूँ। बात क्लियर है? यानी मैं इसको चाहूँ तो थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस थीटा, समझ में आया, इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस थीटा, दैट इज एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन आ गया। समझ रहे हैं ना कितने सीक्वेंस से चल रहा है, कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको काइनेमेटिक्स आता है। हाँ, जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं बताते चलता हूँ कि आपको बिल्कुल ही दिक्कत ना हो। किसी समय पे पार्टिकल कहाँ पे, टी इक्वल टू रखिए पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, पाई साइन पाई की वैल्यू 0, अगर थीटा 0 है तो, ठीक है ना। मतलब पार्टिकल किसी भी समय पे कहाँ पर है उसका रिलेशन कैसा है, सिनोसाइडल है। यानी अगर मैं एक्स और टी के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ तो आप तो नेचर समझ ही गए होंगे, नेचर समझ गए होंगे ना। एक्स बराबर क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। हाँ, ग्राफ सिंप्लिसिटी से बनाने के लिए मैं थीटा को 0 डिग्री ले लेगा, ठीक है, अदरवाइज मुझे ग्राफ को शिफ्ट करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ्स नहीं आता है, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेशन होगा समझने में, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने ग्राफ के चैप्टर मैथ्स के सेक्शन में बनाए हुए 3 4 वीडियोज़ हैं, उसमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया है, तो वहाँ समझ लीजिए, ठीक है। एक्स बराबर क्या है, ए साइन ओमेगा टी, यानी ए साइन थीटा, यानी बेसिकली मुझे साइन थीटा का ग्राफ बनाने आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा का ग्राफ। क्लियर? अब आइए कुछ और छोटी छोटी चीज़ें सीख लेते हैं। हमें मालूम है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, -1 और 1, -1 से 1 तक। अब साइन थीटा में अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 से 2, 3 से कर दो तो -3 से 3। यहाँ पर किससे मल्टीप्लिकेशन है, ए से, यानी साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए होगी और मिनिमम वैल्यू जो होगी -a होगी। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि आपको ग्राफ रटना ना पड़े। क्लियर है? हमें मालूम भी है कि पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है,
पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, ए होती है, यानी ये ए और माइनस ए से ऊपर जाना भी नहीं चाहिए। मैथमेटिकली हम कैसे बताए हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है -1 से 1, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब साइन में जितने से मैं मल्टीप्लाई करूँगा मैक्सिमम वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, -a से है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ओमेगा टी, समझने वाली बात है। अगर यहाँ पे ओमेगा टी नहीं रहता, केवल टी रहता, तो मैं इसको क्या लिखता, ये π/2 था, ये 0 था, ये पाई था, ये 3π/2 था, ये 2π था, -π/2 -π एंड सो ऑन। तो इधर का लिखने का ज़रूरत है नहीं बहुत। चलिए, तो ग्राफ में देखिए यहाँ पर ओमेगा टी है, तो इसको भी आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपको फिर रटना ना पड़े। अगर मैं कहूँ कि साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे आप कैसे, ऐसे, ये 0π/2 पाई 2π। मैं कहूँ साइन 2x का बनाओ, तो क्या करोगे, ये ग्राफ लंबा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इसका पीरियड। ये जो पीरियड अभी तक था 2π, अब घट के पाई हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ ये वैल्यू थी, ये π/2 थी तो ये π/4 हो जाएगी, ये पाई थी तो π/2 हो जाएगी, ये 3π/2 था तो 3π/4 हो जाएगा, ये 2π था तो पाई हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो खुद चेक कर लो। साइन 2x मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। कहाँ पर होती है, π/2 पे। x के जगह π/2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई मिल जाएगा। और समझ रहे हो ना, साइन 2x है, और हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1, यानी 2x हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, यानी x कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। मतलब साइन 2x मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देगा, 45 पे देगा, या इसीलिए वो 2 टाइम्स डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब है साइन के बाहर कुछ मल्टीप्लाई होता है तो वो रेंज को बढ़ाता है। देखिए मैं मैथ में आ रहा हूँ, धीरे धीरे मैं मैथ में आना ही चाहता हूँ, इसलिए बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ। साइन के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पीरियड को कम या ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई है, टी, ओमेगा से, यानी π/ω होना चाहिए, 2π/2 ओमेगा, π/ω, 3π/ω, 2π/ω एंड सो। क्लियर है ना, इतनी चीज़ें इस ग्राफ से, बहुत छोटी छोटी बातें हम लोग सीख रहे हैं आज। और क्या सीख सकते हैं, हमें मालूम है साइन का पीरियड क्या होता है। पीरियड का मतलब कि फंक्शन अपने आप को कब रिपीट कर रहा है, तो ये अपने आप को कब रिपीट कर रहा है, देखो 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 देखो, इसके बाद से रिपीट करने लगता है, ठीक है ना। ये ग्राफ का ऐसा जो नेचर है, फिर कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यानी ये कितने से पीरियोडिक है, 2π/ω से। इसका मतलब कि टाइम पीरियड कितना हो गया हमारा, 2π/ω, कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो गया टाइम पीरियड, 2π/ω। और हमने अभी पढ़ा है कि ओमेगा क्या होता है, बहुत ही स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब ओमेगा स्क्वायर को किसी से रिप्लेस किया था तो क्या होता है, √k/m। तो ये कितना हो जाएगा, 2π √k/m, नीचे है तो क्या हो जाएगा, ये m/k हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया किसी पार्टिकल का जो SHM कर रहा है। इतना टाइम पीरियड होता है जिसके बाद पार्टिकल फिर से वही चीज़ को दोहराएगा। कितनी आसानी से आप यहीं पे ग्राफ में ही सीख लिए, इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो। लेक्चर टफ हो रहा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में बना लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है कि एक ही वीडियो में ख़त्म कर दें, बहुत तेज़ नहीं बनना है, ठीक है। चले आगे, तो हमने इसके बारे में सब डिस्कस कर लिया। चलिए, अब क्या करें, तो x बराबर अभी हमने लिखा था a sin ω/t प्लस थीटा। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, f और x में रिलेशन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन, फिर क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन, किसी समय किसी पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना है। उसके बाद क्या पढ़ा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन, मतलब किसी पॉइंट पे और किसी दूरी पे वेलोसिटी कितनी। उसके बाद क्या पढ़ा कि किसी समय पे पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है ना। वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन हो गया, एक्सेलरेशन पोजीशन का रिलेशन हो गया,
ठीक है, फोर्स और पोजीशन का रिलेशन मालूम है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन हो गया। सवाल ये भी तो बन सकता है ना, किसी समय पे वेलोसिटी कितनी, तो वो यहाँ से आएगा। एक्स हमें मालूम है तो v बराबर क्या ले सकते हैं, dx/dt। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। बच्चों को मालूम होगा अगर वो चेन रूल जानते हैं। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो t के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे ओमेगा टी का तो ओमेगा बचेगा, वो ओमेगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अच्छा, कॉस के साथ अब मल्टीप्लाई क्या है, ए ओमेगा। ठीक है, यानी अगर अब मैं फिर से वी एक्स के बीच में ग्राफ बनाऊं, ध्यान से समझिएगा, ग्राफ किसका है, कॉस का है, तो कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके का। इस साइड का नहीं बना, चलिए बना ही देते हैं। ठीक है, आगे भी। तो अब देखिए एट t इक्वल टू 0 पे, ये 0 हो गया, इसको 0 हम मानते हैं, तो वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम। यानी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे। मिनिमम कहाँ पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। टाइम पीरियड तो अभी पढ़े हैं, जिस तरह से साइन पीरियोडिक होता है उस तरह से ये भी पीरियोडिक होता है, ओमेगा से डिवाइड कर लो, 3π/2 ओमेगा, 2π ओमेगा। सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया ना। हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में भी पढ़ा था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा ए। कहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है, मीन पोजीशन पे, t इक्वल टू 0 पे, ए ओमेगा। ठीक है, हाँ, अभी तक ये नहीं पढ़ा कि व्हाट इज मीन पोजीशन। तो आपको याद होगा फोर्स वाला, देख रहे हैं फोर्स वाला जो ग्राफ हमने बनाया था, ऐसे यहाँ पर फोर्स x इक्वल टू 0 पे क्या था, 0 था। यानी मीन पोजीशन वो पोजीशन है जहाँ पर फोर्स क्या है, 0 है। ये नहीं याद रखना है कि मीन पोजीशन किसी डिस्टेंस का आधा, बिल्कुल नहीं होता है। वो पोजीशन होता है जहाँ पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि बार बार मैं इस टर्म का यूज कर रहा हूँ। मीन पोजीशन इज अ पोजीशन वेयर नेट फोर्स इज 0 और पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, नेट फोर्स 0 है मतलब इक्विलिब्रियम में पार्टिकल है। कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल अनस्टेबल, ये बात की बात है। क्लियर है ना। तो हमने v और ये ग्राफ किसके बीच में है, v और t के बीच में भी रिलेशन पढ़ लिया। तो अब क्या बचा, a और t। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, वेलोसिटी जो हमने अभी निकाली है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ए ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर और माइनस साइन, यानी एक्सेलरेशन बराबर कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। ठीक है, अच्छा ग्राफ कैसा बनेगा, तो बिल्कुल अब बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्राफ किसका बनाना है, साइन का। ठीक है, पक्का नहीं भैया, यही तो करते हो ग्राफ में दिक्कत। साइन का ग्राफ नहीं बनाना है, माइनस साइन का ग्राफ बनाना है, बहुत अंतर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन का ग्राफ अभी हम लोग कब पढ़े थे, वेलोसिटी में नहीं पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट में पढ़े थे। सोचो अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसे बन रहा है और वैसे ही एक्सेलरेशन का भी बने, तब तो हमारा पूरा बेसिक गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फोर्स इज रिलेटेड विथ डिस्प्लेसमेंट लाइक दैट। तो अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी है, यानी जैसे
हमारा डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा होगा, उसका ठीक उल्टा वेरी कर रहा होगा कौन? एक्सेलरेशन। तो यानी हमको माइनस ऑफ साइन थीटा ग्राफ बनाना है। तो अगर साइन थीटा ग्राफ ऐसे गया है तो यानी इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। अब ये छोटी छोटी बातें आपको शायद ही कोई बताए, अगर आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। ये क्या हो गया? पाई बाई 2 ओमेगा। ये क्या हो गया? पाई बाई ओमेगा। ये क्या हो गया? 3 पाई बाई 2 ओमेगा। और ये क्या हो गया? 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पर वैल्यू क्या है? क्या है बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम हो गया, ओमेगा स्क्वायर है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? और समझते हैं। देखिए पार्टिकल यहाँ से चला था, मान लेते हैं मीन पोजीशन है वेयर नेट फोर्स है 0, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एट एक्स इक्वल टू ए पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर था? स्टार्टिंग में ही बताया था, इधर की तरफ ए था। और v किधर था? इधर। यानी x में पॉजिटिव में गया तो एक्सेलरेशन किधर था? नेगेटिव की तरफ। तो ये देखिए किसी समय पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो एक्सेलरेशन किधर है? पीछे की तरफ। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए ग्राफ की एनालिसिस एकदम अच्छे से आनी चाहिए। एग्जाम्स में कन्फ्यूजन करने के लिए क्या दे देता है? v x t तीनों ग्राफ एक ही में बना देगा, ठीक है ना। इसी में साइन का भी बना दे, इसी में कॉस का, तीनों ग्राफ एक ही में बना दे, आपको बस परेशान करने के लिए। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें मालूम रहेंगी तो आपको बिल्कुल भी कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि बहुत आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा ये तो, ठीक है। हमने आज क्या क्या पढ़ा? आपको लगा होगा बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको काइनेमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो हमें मालूम है कि वी एक्स का ग्राफ कैसे निकालेंगे, वी टी का कैसे निकालेंगे, एस टी का कैसे निकालेंगे, वी एक्स का कैसे निकालेंगे, सब कुछ इक्वेशन एंड ग्राफ सब जानते हैं। यानी हमने पढ़ा क्या है? ए एक्स के बीच में रिलेशन, वी एक्स के बीच में रिलेशन, एक्स टी के बीच में रिलेशन, वी टी के बीच में रिलेशन और ए टी के बीच में रिलेशन। इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और भी कुछ छूटा हो तो आप देख लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, वी ए का रिलेशन नहीं पढ़े हम लोग, ठीक है ना। तो वी ए का भी आप रिलेशन चाहें तो निकाल सकते हैं, ए और बी में रिलेशन, ठीक है। यानी कि हमको अगर कोई भी एक डेटा दिया हो तो हमको इतनी सारी चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। यही चीज़ हम काइनेमेटिक्स में सीखते हैं एक्चुअली। तो ये चैप्टर कहाँ से टफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 50% तो कवर कर रखा है एसएचएम को भाई, थियोरेटिकल अभी एक भी न्यूमेरिकल हमने नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, सबको अच्छे से सीखा जाएगा। हाँ, लेकिन कंसेप्चुअली आप बिल्कुल क्लियर रहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा टॉपिक जो मुझे लगता है वो मैकेनिक्स लगता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये मैकेनिक्स के अंदर ही आता है, ठीक है। बहुत ही बच्चों का पसंदीदा ब्रांच होता है मैकेनिक्स, तो आपको भी ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए उत्साह बढ़ाते रहिए, मन से पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करिए। आपका फीडबैक मिलेगा तो मैं लेक्चर बनाता रहूँगा। धन्यवाद।